हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे अभी विप्रो लिमिटेड के शेयर्स के बारे में कि इसकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है, क्या इसे करंट भाव पे लेना चाहिए, नया इन्वेस्टर क्या करे, इसमें एंट्री करे या नहीं करे, पुराना इन्वेस्टर क्या करे, इसके अंदर जो वॉर का इम्पैक्ट है, रशिया और यूक्रेन के जो वॉर का इम्पैक्ट, वो आईटी कंपनीज पे क्या आ रहा है और विप्रो के ऊपर उसकी क्या असर आएगी, और लेटेस्ट न्यूज विप्रो की क्या है, एनालिस्ट क्या बोलते हैं, चार्ट के ऊपर विप्रो का हाल क्या दिख रहा है, ये हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मुझे हेल्प करता है और भी मोटिवेटेड रहने में और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी विप्रो के ऊपर वीडियो बना के रखा है पहले भी, ठीक है, तो ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी के हाल में जानेंगे। मार्केट कैप जो है लार्ज कैप शेयर है, ठीक है। इसका करंट प्राइस विप्रो का 601 है, हाई बनाया था 740, लो बनाया था 52 विद 398। अब करंट जो सिचुएशन है, जो 17 मार्च की जो सिचुएशन है, इसका स्टॉक जो है 0.79% का ग्रोथ दिया, मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट के साथ ये स्टॉक क्लोज हो गया है, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। अभी सबसे पहला दोस्तों, जो मार्केट का हाल चल रहा था कुछ टाइम पहले, ठीक है, अभी तो मार्केट लगातार 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर जा रहा है। जो मार्केट के अंदर हाल, जब फेडरल रिजर्व्स में इंटरेस्ट बढ़ रहे थे, वॉर हो रहा था और बहुत सारे इन्फ्लेशन, ये सब बहुत सारे इश्यूज की वजह से लग रहा था मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन मार्केट अब चढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मार्केट का फॉल है वो खत्म हो गया है, ये तो चलता रहेगा, इससे हमें ज्यादा लेना देना या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये मैं डेटा बता रहा हूं आपको, ये आप पढ़िए, देखिए यहाँ पे यूक्रेन हाउसेस ओवर 2 लाख IT प्रोफेशनल्स एंड अराउंड 4000 टेक कंपनीज एंड स्टार्टअप्स, जिसके अंदर विप्रो, HCL, इन्फोसिस एंड TCS भी है। यहाँ पे विप्रो की एक सब्सिडरी है, एज अ सब्सिडरी पार्टनर विप्रो के भी टेक के जो लोग हैं वहां पे फंसे हुए थे और अभी भी होंगे आई थिंक, और निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ से, ठीक है। अब ये जो है, अभी एक चीज को समझिए, रशिया के ऊपर सब लोगों ने सैंक्शन लगाया है, रशिया के बिजनेस के ऊपर सैंक्शन लगाने का मतलब, सैंक्शन एक टाइप के जो होते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स और बैन्स, आप एक सीधे भाषा में बैन समझ लीजिए कि उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगी रशिया के ऊपर। अब एक बात समझिए, जब रशिया के ऊपर प्रॉब्लम होगी और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो यहाँ का जो IT प्रोफेशनल के जो बिजनेस है, यहाँ का जो बिजनेस है, वो घूम फिर के जो दूसरी देशों के या IT की जो कंडीशन अभी अच्छी है उन तक आएगा वो बिजनेस। जैसे विप्रो को बिजनेस मिलेगा, HCL को बिजनेस मिलेगा, TCS को मिलेगा, माइंडट्री को मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट को मिलेगा, जहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को काम तो कराना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अभी ये वॉर का इम्पैक्ट, जो इनके IT प्रोफेशनल्स के लोग फंसे, इनको आज नहीं तो कल तो निकाल ही लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे कोई ज्यादा बहुत चिंता की बात नहीं है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से एकदम ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। बिजनेस कहीं ना कहीं पे शिफ्ट हो ही जाता है, लेकिन इससे होगा क्या, आप एक चीज समझिए। ऑलरेडी कोविड के बाद जो सिचुएशन है, मैं बहुत डिटेल चीज बता रहा हूं थोड़ा, कोविड के बाद हर एक बिजनेस को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक बिजनेसमैन को ये तो पता चल गया है कि जो फिजिकल बिजनेस है, स्टोर बिजनेस है, वॉक इन बिजनेस है, सिर्फ उससे गुजारा नहीं है, ऑनलाइन में उतरना पड़ेगा। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, आज कोविड का पेंडेमिक है, वॉर का पेंडेमिक, कभी भी कुछ भी, एटलीस्ट ऑनलाइन में। तो इस वजह से जो आप लोगों ने IT बूम देखा ही होगा, कोविड के बाद जो IT बूम आया, कोई स्टॉक डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, आप देख ही चुके होंगे। तो इससे एक IT की जो जनरल अवेयरनेस थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, और जो टेक रिसोर्सेस होते हैं उनमें कॉस्टली हो गए टेक रिसोर्सेस। अभी मैं खुद भी एक टेक फील्ड से हूं, तो होता क्या है इसमें, जब टेक की नीड बढ़ेगी तो क्या होगा, वो देखो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जब डिमांड बढ़ेगी किसी भी चीज की तो टेक रिसोर्सेस आपके महंगे हो जाएंगे। टेक रिसोर्सेस इन से IT कंपनी के टेक रिसोर्सेस क्या है, एम्प्लॉय है, कोई मटेरियल तो होता नहीं है इनके, तो एम्प्लॉय की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, एम्प्लॉय सैलरीज ज्यादा मांगेंगे, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज है वो इधर उधर जंप करेंगे, एट्रिशन रेट बहुत बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय दूसरे कंपनीज में जंप करेंगे ज्यादा सैलरी हाइक से। अब इससे होगा क्या, जो ऑलरेडी कंपनी है वो और हायर करेगी, लेकिन जब जंपिंग ज्यादा होती है, एम्प्लॉयज को भी पता होता है कि उनकी डिमांड बढ़ चुकी है, तो वो लोग पैसा भी ज्यादा मांगते हैं। तो इससे होगा क्या दोस्तों, जब पैसा ज्यादा मांगेंगे लोग, तो जो IT कंपनीज है उनके नेट प्रॉफिट पे एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब डिमांड बढ़ जाती है और IT में खासकर,
तो जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत चालाक होता है, उसे समझ में आ जाता है मेरी नीड, और आईटी में सैलरीज मिल जाती है दोस्तों अच्छी। ठीक है, अब ये चीज से नेट प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा, जो कि मैं विप्रो के क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोगों को दिखाता हूं अभी। ठीक है, तो अब आते हैं इधर पे, स्ट्रेट आएंगे सीधा क्वार्टरली रिजल्ट पे विप्रो के। तो फटाफट कंपेयर करेंगे दिसंबर क्वार्टर को पिछले दिसंबर क्वार्टर से। अगर सेल्स देखें 2020 से 2021 का, तो 15,670 और 2315, तो सेल्स तो यहाँ काफी बढ़िया दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर में कंपेयर करें तो 26% नेट प्रॉफिट मार्जिन था 2020 में, लेकिन अभी 2021 में 21% है, तो 5% का यहाँ पे गिरावट आ गई है, जो कि आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिसंबर 2000 यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कुछ खास यहाँ पे पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट में यहाँ पे फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि इसी वजह से जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पे घट गया है इस जगह पे। और क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर देखें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर सितंबर और दिसंबर को भी कंपेयर करो तो कोई खास ग्रोथ नहीं। मैंने हमेशा कहा है विप्रो एक ऐसा कंपनी है दोस्तों जो एक आपको डिफेंसिव स्टॉक की तरह कंसिडर करना चाहिए। आप इसमें टीसीएस, एचसीएल टेक, माइंडट्री और एलटीआई की तरह अगर ग्रोथ को पकड़ के चलेंगे तो वैसा नहीं है। विप्रो एक थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक है, जैसे डिफेंसिव स्टॉक्स है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर है आपके पास, डाबर होता है कि आईटीसी होता है, तो एक डिफेंसिव स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में रहना बहुत जरूरी है। यह आईटी स्पेस का मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव स्टॉक है जो लोगों को रखना चाहिए अपने। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देगा बहुत तेजी, लेकिन बहुत ज्यादा फॉल भी नहीं करेगा, इसके अंदर आपको ठीक ठाक ग्रोथ मिलती रहेगी इस जगह पे। अब अगर 2020 से अगर मैं देखूं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं आया है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत सारे रीजन है। अब यहाँ पे एक मैं आपको बहुत ही बढ़िया रीजन आपको एक बता देता हूं। यहाँ पे अगर आप देखो तो कंपनी में जो 55%, 53%, और अगर 2021 में अगर देखूं 56, 57, 50, मैंने कहा था एम्प्लॉई का कॉस्ट बढ़ जाता है। ये आप अगर नजर लगाएंगे तो ये 2020 के बाद से ये कॉस्ट में थोड़ा इजाफा होना, मतलब इंक्रीज होना शुरू हो गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया। टेक रिसोर्सेज महंगे हो गए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कटा है। अब ये क्वार्टर एंड क्वार्टर, अब अगर टीटीएम ईयर ऑन ईयर अभी अगर कंपेयर करें अभी तक का जो देखे तो अभी तक तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन जिस हिसाब से जो दूसरी आईटी कंपनीज जो जिस हिसाब से ग्रोथ हुआ है विप्रो के अंदर उस हिसाब का एक ग्रोथ नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्लियर कहा है, आपको इसे एक डिफेंसिव स्टॉक की तरह पकड़ के चलना चाहिए। जो भी लेना चाहते हैं अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि मैं एक स्टॉक क्यों ले रहा हूं और मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए। मैं अगर विप्रो को मैंने अपने प्रोफाइल में रखा है तो मैंने इसे डिफेंसिव स्टॉक की तरह समझ के रखा। ग्रोथ दे दिया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत तेजी, मतलब ग्रोथ तो देगा, लेकिन जो कंपेयर है टीसीएस, एचसीएल टेक, माइंडट्री इनके साथ अगर उतना ग्रोथ दे दिया तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन मैं तो पिछले डेटा के ऊपर भरोसा करता हूं, जो मुझे प्रीवियस डेटा बोलेगा मैं उसी पे भरोसा करूंगा, करंट सिनेरियो पे देख के भरोसा करूंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात ये आती है, क्या विप्रो आगे जाके नेट प्रॉफिट बनाएगा? देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट तो बनाएगा, लेकिन उस तेजी से बनाएगा या नहीं ये तो आगे की सिचुएशन बताएगी, तो ज्यादा प्रेडिक्शन करने वाली बात नहीं है इधर पे। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग भी देख लो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कुछ पॉजिटिव साइंस है बहुत अच्छे। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है, एफआईआईज की भी होल्डिंग अच्छी है यहाँ पे, और डीआईआईज ने जो है यहाँ पे अगर प्रीवियस 2 सितंबर 2021 के बाद देखे तो डीआईआई ने होल्डिंग दिसंबर 2021 में बढ़ाई है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम हो गई है क्योंकि डीआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पे। ओके, अब ये हो गया हाल इसके फाइनेंशियल का, मैंने आपको फाइनेंशियल समझा दिया दोस्तों। अब थोड़ा टिकट टिप के ऊपर आके देखते हैं कि एनालिस्ट क्या बोलते हैं। 45% एनालिस्ट बोलते हैं कि विप्रो को अभी लिया जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, अब यहां पे विप्रो की कुछ न्यूज सर्च करते हैं हम इधर पे। यहां पे देखो, यहां पे स्पेरिया पार्टनर्स विद विप्रो फॉर स्केलेबल आईटी सॉल्यूशंस। अब ये न्यूज को हम थोड़ा सा देख लेंगे। द पार्टनरशिप विद स्पेरिया with new technology infrastructure, cyber security and other IT solutions using Wipro's cloud technology। तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज है कि विप्रो ने स्पेरिया के साथ पार्टनर किया है। यहाँ पे कुछ ये आप न्यूज डिटेल में पढ़ सकते हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। जब कोई कंपनी अच्छी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है तो ऑब्वियसली उसके ग्रोथ रेट अच्छे हो सकते हैं, अगर वो उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली तो। ओके, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे चार्ट के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, मैंने पहले भी समझाया, ये फिर से समझाऊंगा। देखो दोस्तों, 2015 से लेके अगर मैं जुलाई 2020 तक आऊं, जो कोविड के बाद का जो पीरियड है लेटेस्ट,
ये स्टॉक जो है ना ये एकदम से चला नहीं है दोस्तों, ये एकदम से फंसा हुआ था एक रेक्टेंगल जोन में। लेकिन मैंने जैसे हमेशा मैं अपने वीडियो में कहता, जब कोई स्टॉक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन लेता है 5 साल 6 साल 10 साल का, तो उसका जो ब्रेकआउट आता है ना दोस्तों वो बहुत ही जबरदस्त आता है। अब ये 5 साल के कंसोलिडेशन के बाद जो इसने हाई बनाया था, अगर इसे हम यहां से कंपैरिजन करें तो कितना बड़ा यहां पे ग्रोथ था, तो 193% का ग्रोथ था। अगर स्टॉक प्राइस के हिसाब से मैं कंपेयर करूं 251 से ये 740 हो गया था दोस्तों, 3 गुना हो गया था यहां से। तो इसने जो प्रीवियस जितना जो रेक्टेंगल का कंसोलिडेशन था उसको तोड़ के यहां पे ग्रोथ दे दिया। अब यहां पे अगर दोस्तों यहां पे मैं जो है इसको निकाल देता हूं प्रीवियस पीरियड। अब दोस्तों यह कोविड के बाद से देखो, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया। ट्रेंड लाइन क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बोलता है ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट, ये स्टॉक यहाँ से ट्रेंड में है, हाई ट्रेंड में मतलब अपर ट्रेंड में। अगर मैं देखूं यहाँ से ये स्टॉक शुरू हुआ, अगर यहाँ से मैं ये ब्रश ले लूं, ठीक है, यहाँ आप देखो इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, फिर इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे, तो ऊपर जाते ही जा रहा है, ऊपर जाते ही जा रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आया। अब दोस्तों इसका होना क्या चाहिए था, यहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये अब क्या बताता है, यहां पे 2 चीज आपको समझ में आएगी। मैं यहां पे थोड़ा सा इसको कि यहां से जो इसका ट्रेंड था लगातार ऊपर जाने का, मीन सिर्फ अपर ट्रेंड जो था वो यहां पे खत्म हो गया है। ये ट्रेंड लाइन यहां से हमको बता रहा है, यहां से ये ट्रेंड लाइन यहां से। और एक दूसरी चीज दोस्तों आप एक देखो, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा टेक्निकल यानी डिटेल में, ये डबल टॉप बना है। डबल टॉप मीन्स क्या होता है, डबल टॉप मतलब एक ही पोजीशन से 2 बार यहां से आएगा। यहाँ पे अगर मैं इस पे बताऊं, कभी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, इस जगह पे यहां पे आया, फिर स्टॉक यहां पे आया डबल टॉप। तो डबल टॉप जो होता है ना दोस्तों वो एक बियरिश पैटर्न होता है। मीन डबल टॉप के बाद जो भी स्टॉक का मूवमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, और डबल बॉटम जब बनाएगा तो जो मूवमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। क्यों होता है मैं थोड़ा सा थियरी बताता हूं। डबल टॉप में क्या होता है, डबल टॉप एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना लेता है। तो बहुत ही सिंपल थियरी है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी चीज को रोकने वाला। तो जब रेजिस्टेंस, एक बॉल को मैं ऊपर फेंकूंगा तो वहां से मार के वो नीचे आएगा। तो सिंपल फंडा क्या है, रेजिस्टेंस क्या बोलता है, या तो मुझे तुम एकदम से बहुत ही जबरदस्त तोड़ दो और ऊपर चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा। तो सेम चीज यहां पे हुआ है, डबल टॉप के बाद स्टॉक जो है वो नीचे आया है लगातार यहां पे। अब यहां नीचे आके कितना नीचे आया है, अब यहां से हम सब यहां निकाल देते हैं, यहां से मैं सब ड्राइंग निकाल देता हूं इस जगह से। कितना नीचे आया यहां से, जो लो बनाया 26% का बनाया। लेकिन अब यहां से इसने थोड़ा सा यहां से रिवर्सल दिया है। अब यहां से अगर मैं रिवर्सल देखूं यहां से, तो इसने 13% का यहां से रिवर्सल दे दिया है। अब यहां से जो ग्रोथ बाकी है, जो उसके हायर टॉप तक जो ग्रोथ बाकी है दोस्तों, उसको समझना है। तो यहां से इधर तक हम आएंगे तो 21% का यहां से ग्रोथ बाकी है। तो दोस्तों अभी जो अगर फॉल है तो 21% का यहां पे अराउंड यहां पे हमें, मैं ये निकाल देता हूं। तो अगर मैं इस जगह से इस जगह बोलूं तो आपको 18% का यहां पे डिस्काउंट पे यहां पे विप्रो आपको मिल रहा है यहां पे। अब दोस्तों यहां पे एक और चीज है, आप अगर इधर देखो इस जगह पे, इस जोन पे, यहां पे जो स्टॉक है इस जगह पे स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट किया और यहां से अब ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर आ गया है यहां पे। अब यहां हो क्या रहा है इस जगह, यहां वॉल्यूम को देखिए दोस्तों, यहां पे ना जमा हो रहा है ये स्टॉक, मीन लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा डाल रहे हैं। अब ये स्टॉक जो है यहाँ पे अपर मोमेंटम पे आ गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसको जो रेजिस्टेंस जो फेस होगा, मैंने जैसे कहा ये डबल टॉप का और जो इसका लाइफ टाइम हाई का ये रेजिस्टेंस इसे फेस होगा 18% डिस्काउंट पे। अगर ये रेजिस्टेंस कोई अच्छा 5, 7, 10% से लगातार ऊपर तोड़ देता है तो स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है। मैं उसका लेवल अभी कुछ करूंगा नहीं, शायद 1000 या 1500 जा सकता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था इस जगह पे। लेकिन ठीक है, चलिए एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देते हैं, समझते हैं अगर वो उसे तोड़ देता है तो स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। लेटेस्ट लो से लेंगे, लेटेस्ट हाई से, तो स्टॉक यहाँ पे 865, 1066, 1267 और 1391। लेकिन मेरा अभी कंसिडरेशन होगा कि ये अपने लाइफ टाइम हाई को पहले तोड़े, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस, एक पैटर्न के रूप में डबल टॉप और एक इसका लाइफ टाइम रेजिस्टेंस के रूप में। और मार्केट भी अभी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी सिचुएशन मार्केट में बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ठीक है। तो हमें इसे टारगेट करना चाहिए 740। अब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है दोस्तों, मैं अक्सर अपने चैनल पे ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूं, फिर भी मैं बता, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जिन्हें
6 महीना 1 साल, ये कितना भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर निकलना है जल्दी सिर्फ कमा के, तो वो इस 740 और 720 के लेवल को कंसिडर कर सकते हैं। इस लेवल पे खरीदो, इस लेवल पे निकल जाओ दोस्तों। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, जो नया इन्वेस्टर है, देखो मैं अगर मैं मेरा खुद का बोलूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं खरीदने के लिए, लेकिन जो खरीदना चाहते हैं पहले तो एक मेंटेलिटी बना लो दोस्तों कि ये स्टॉक अगर टीसीएस, एचसीएल टेक, माइंट्री की तरह बाद में ग्रोथ दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे एज ए डिफेंसिव स्टॉक और एक मिड साइज ग्रोथ के लिए आप ले सकते हैं। तब नया इन्वेस्टर इसको इस लेवल पे भी ले सकता है इसको, और इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करें। जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है होल्ड करके रखो, अच्छा स्टॉक है दोस्तों, कोई बुरी बात नहीं है, मेरे पास भी ये स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है। और आईटी का फ्यूचर काफी अच्छा है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर 710, 720 और 730 के बीच में निकल जाए, लाइफ टाइम हाई तक मत रुकना, ठीक है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई टच होने के बाद हो सकता है बहुत ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे आ जाए। तो जिन्हें निकलना है वो 710, 720 और 730 के आसपास निकल जाना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया होगा अच्छे से विप्रो का अभी की सिचुएशन, विप्रो में क्या चल रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स के या क्वेरीज की रिप्लाई करने की, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।